हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम कंपनी लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि मैंने आपका जो कंपनी का जो मीनिंग है वो कंप्लीट करवा दिया है। कंपनी से रिलेटेड उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके क्या क्या उसके एडवांटेजेस होती हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस होती हैं कंपनी के, उन सब के बारे में मैंने जो लास्ट वीडियोस थी उसके अंदर डिस्कस कर दिया है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम कंपनी के कुछ टाइप्स होते हैं कि जो कंपनी होती है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, किन किन भागों में उसका वर्गीकरण किया जा सकता है, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जिसमें तो फर्स्ट हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसके अंदर हमारा क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉरपोरेशन, कि समामेलन के आधार पर जो कंपनी है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिसमें कि आपका फर्स्ट आता है चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी जो ये वो कंपनी है जो मतलब कि एंशिएंट टाइम में जो चलती थी, प्राचीन काल से जो चलती आ रही हैं, वो आपकी सारी वो चार्टर्ड कंपनी है। इनका ये जो कंपनियां होती हैं ये एंशिएंट टाइम की जो कंपनी थी उनका एक रूप है। ये जो कंपनियां थी इनकी इस्टेब्लिशमेंट जो स्टेट के कुछ स्पेशल राइट्स होते थे उनको यूज करने के लिए इनका इनको इस्टेब्लिश किया जाता था चार्टर्ड कंपनी को। ये जो चार्टर्ड कंपनी है ये महाराजा रानी जो मतलब कि आपके किंग क्वीन है, राजा रानी है, उनके टाइम की है। ये जो कंपनियां होती थी ये मतलब कि जो किंग क्वीन होते थे उनसे आज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद, मीन्स कंपनी को चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं, उनसे अप्रूवल लेने के बाद ही ये कंपनी आगे काम करती थी। इसमें आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, क्योंकि वो बहुत पुरानी है, जो आपकी 1600 ईस्वी में आपकी हुई थी। तो सेकंड पॉइंट आपका आता है स्टैचुरी कंपनी, वैधानिक कंपनी। ये जो कंपनी होती है इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट की जाती है वो आपकी जो स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो करती है। और इसके जो मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट जो होती है, जो आपकी स्टेट जो सभा होती है, विधानसभा जिसे हम बोल देते हैं, स्टेट की जो विधानसभा होती है उसमें एक स्पेशल रेगुलेशन पास करना पड़ता है, उसके बाद ही इसकी स्थापना होती है। और ऐसी हर एक कंपनी जो कि मतलब कि आपकी विधानसभा में रूल्स को रेगुलेशंस को पास करने के बाद ही उसकी स्थापना हुई है, वो कंपनी आपकी स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाती है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है रजिस्टर्ड कंपनी, पंजीकृत कंपनी। पंजीकृत कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनियां कौन सी होती हैं? वे कंपनियां जो कि या तो इस रूल्स के जो ये एक्ट है जो अभी चल रहा है एक्ट, या तो इस एक्ट के थ्रू उनका क्या हुआ, उनको रजिस्टर किया गया है, या पिछले किसी एक्ट के थ्रू उनको क्या किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है। तो ये आपकी कौन सी कंपनी होती है? वो आपकी रजिस्टर्ड कंपनी होती है, पंजीकृत कंपनी होती है। उसके बाद बी पार्ट क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी। अब दायित्व के आधार पर कंपनी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? फर्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी, सीमित दायित्व वाली कंपनियां। यानी कि सीमित दायित्व वाली कंपनियां कौन सी होती हैं? जिसमें जो आपका मेंबर्स होते हैं उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, जो भी उनकी पर्सनल कोई भी चीज़ लगा लीजिए, उनको किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता। मान लीजिए अगर आपकी जो कंपनी है उसका समापन करना है, डिसोल्यूशन उसका करना है, और आपने क्या किया है, आपने एसेट्स को बेच दिया है और आपके लाइबिलिटीज पे कर दी है, लेकिन लाइबिलिटीज को पे करने के बाद भी कुछ लाइबिलिटी बच जाती हैं। तो इस केस में अगर लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है तो जो मेंबर्स होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार का लॉस नहीं पहुंचाया जाता। मीन्स जो भी पेमेंट करनी है वो पार्टनर्स के जो मतलब कि उनकी जो मेंबर्स की जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसमें से नहीं किया जाता। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या होता है? अनलिमिटेड में ये होता है कि अगर जो पेमेंट है लाइबिलिटीज़ की वो एसेट्स को बेचने के बाद भी बच जाती है, तो उसकी पेमेंट्स मेंबर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसमें से की जाती है। ठीक है।
तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था कि जो फर्स्ट जो आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली जो कंपनी होती है उसमें लिमिट सेट होती है कि हाँ जैसे जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है वो तो आगे दो टाइप्स की होती है। एक जो कंपनी होती है लिमिटेड वो बाय शेयर्स, मीन्स शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वहीं तक वो सीमित है, मीन्स जो पेमेंट है लाइबिलिटीज की वो वहीं तक सीमित है, ठीक है। और दूसरा क्या है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जब क्या है मेंबर्स गारंटी दे देते हैं कि लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी ही होगी, ठीक है। तो वो कौन सी कंपनी है, वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, ठीक है। तो इसमें क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मीन्स जहां तक उसकी लिमिट सेट की गई है वहीं तक ही दायित्वों का भुगतान किया जाता है, वहीं तक ही लाइबिलिटी की पेमेंट की जाती है। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, अनलिमिटेड में अगर एसेट बेचने के बाद भी लाइबिलिटी की पेमेंट बच जाती है, जो भी आपके दायित्व हैं उनकी अमाउंट बच जाती है पे करने के लिए, तो वो जो पेमेंट है वो मेंबर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी से भी की जा सकती है, उनको सेल करके भी की जा सकती है, ठीक है। तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स यानी कि अंशों के हस्तांतरण के आधार पर कौन कौन सी कंपनी होती है, इसमें आपकी दो आती हैं, एक प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो कि अपने जो उसके जो शेयर्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं करती, और पब्लिक कंपनी जो होती है वो अपने अंशों को क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है, वो किसी तीसरे पर्सन को अंशों को ट्रांसफ़र करने की अनुमति दे देती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स की जो मिनिमम जो संख्या होती है वो 2 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है 200 होती है, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में क्या है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो मेंबर्स की जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 7 होते हैं और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं करती है और जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने अंशों का हस्तांतरण करती है। उसके बाद डी पार्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, मीन्स स्वामित्व के आधार पर आपकी कौन कौन सी कंपनी आती हैं। स्वामित्व के आधार पर आपकी फर्स्ट आती है गवर्नमेंट कंपनी, मीन्स सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी कौन सी होती है, वो कंपनी जिसकी जो पेड अप कैपिटल होती है उसमें से 51% मिनिमम जो 51% जो पार्ट होता है वो किसका होता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वो आपकी सरकारी कंपनी है। और शेष जो 49 जो % पार्ट है वो मतलब कि जो भी मेंबर्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका होता है, ठीक है। तो ये जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है ये गवर्नमेंट कब बनती है, जब उसमें कम से कम जो पेड अप कैपिटल है उसका 51% पार्ट किसका होता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट का हो, ठीक है। ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी है। उसके बाद आती है होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी हम जिसे बोल देते हैं। होल्डिंग जो कंपनी होती है ये मतलब कि ये अकेले ही होल्डिंग कंपनी नहीं होती है, अगर इसके साथ जो आपकी सब्सिडरी जो कंपनी होती है, सहायक कंपनी जो होती है, अगर वो इसके साथ काम कर रही है, इसके अंडर काम कर रही है, तब जाके ये होल्डिंग कंपनी बनती है। अकेले मीन्स जो आपका कंपनी जो एक्ट है उसके अंदर अकेले इसका कोई वो नहीं दिया हुआ कि अकेली कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी हो सकती है। इसमें ये बोला गया है कि अगर उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, उसकी कोई सहायक कंपनी है, तब वो कंपनी होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। बिना वो सब्सिडरी कंपनी के वो कंपनी मीनिंगलेस मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी हम जिसे बोल देते हैं। तो सहायक कंपनी कौन सी होती है, अकॉर्डिंग टू जो आपका कंपनी एक्ट 2030 है उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो एक कंपनी होती है वो दूसरी कंपनी की तभी सब्सिडरी मानी जाती है यदि जो आपकी दूसरी जो कंपनी होती है उसका इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उस पर कंट्रोल करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके गठन पर भी वो क्या करे, कंट्रोल करे, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो दूसरी कंपनी होती है, जो होल्डिंग कंपनी होती है, वो इस कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसका जो नॉमिनल वैल्यू होती है उसके हाफ से भी ज़्यादा पार्ट की क्या हो, वो होल्डर हो।
धारक हो, ठीक है, तभी ये कंपनी उस कंपनी की क्या मानी जाएगी, सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी, सहायक कंपनी मानी जाएगी। सहायक कंपनी जिसके ऊपर जो होल्डिंग कंपनी होती है उसका क्या होता है, कंट्रोल होता है, और उसी कंपनी का इसकी जो शेयर इक्विटी जो शेयर कैपिटल होती है उसमें क्या है, आधे से भी ज़्यादा पार्ट किसका होता है, होल्डिंग कंपनी का होता है, ठीक है। तो ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप था, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनैलिटी, मीन्स राष्ट्रीयता के आधार पर आपकी जो कंपनी है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है इनलैंड कंपनी, मीन्स देशी कंपनी। देशी कंपनी कौन सी होती है, वो कंपनी जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया की वो कंपनी जिसका जो इस्टेब्लिश भी इंडिया में होती है और उसका जो इनकॉर्पोरेशन होता है, उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो भी इंडिया के अंदर ही होता है, और वो काम भी कहाँ करती है, इंडिया के अंदर ही काम करती है। वो आपकी कौन सी होती है, इनलैंड कंपनी होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपकी फॉरेन कंपनी है, विदेशी कंपनी, मीन्स जिसका काम क्या है, काम तो इंडिया के अंदर है लेकिन उसका जो इनकॉर्पोरेशन है, जो उसका रजिस्ट्रेशन है, जो उसका समामेलन है, वो किसी दूसरे देश से हुआ है। मान लीजिए जैसे बाहर से जो कंपनीज कई कंपनीज आती हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, आजकल हम देख ही रहे हैं कि जो बहुत सारी जो कंपनी है वो बाहर से आ रही हैं और इंडिया में काम कर रही है। वो काम इंडिया में करती हैं लेकिन उनका जो इनकॉर्पोरेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है, जो उनका समामेलन किया गया है, वो विदेश में किया गया है। ये आपकी फॉरेन कंपनी आती है। उसके बाद आपकी बचती हैं अदर कंपनीज, अन्य कंपनी का एक पार्ट आता है जिसमें आपकी फर्स्ट आती है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी, जैसे कि पता है कि ये वे कंपनियां होती हैं जिनका जो हेडक्वार्टर है वो एक कंट्री में होता है। जो भी उनकी डोमेस्टिक जो कंट्री होती है जिसमें उसका स्टैब्लिशमेंट होता है, जो भी मतलब कि उसका जिसमें भी उसका क्या होता है, सम्मेलन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, वो उसी देश में उसका हेडक्वार्टर होता है। लेकिन जो उसका जो व्यापार होता है, उसका जो बिजनेस होता है, वो एक से अधिक देशों में होता है। मीन्स वन और मोर कंट्री में होता है, अकेली एक कंट्री में नहीं होता, वन और मोर कंट्री में। इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, मल्टीनेशनल। मल्टी जैसे कि नाम से ही पता चला है, मल्टीनेशनल, मल्टी मैंने बहुत सारे, और नेशनल मैंने राष्ट्रीय, यानी कि देश, बहुत सारे देश के अंदर जिसका काम होता है वो आपकी कौन सी कंपनी आती है, वो मल्टीनेशनल कंपनी आती है। उसके बाद आती है डिफंक्ट कंपनी, निष्क्रिय कंपनी। तो ये कौन सी कंपनी होती हैं, ये वो कंपनी होती हैं जिन्होंने मतलब कि जो आपका इंडियन कंपनी जो एक्ट है उसके अंदर इसका इनकॉर्पोरेशन तो हुआ है, लेकिन पिछले जो लास्ट जो 2 फाइनेंशियल ईयर्स हैं वो बिजनेस नहीं कर रही हैं। तो इन कंपनियों ने क्या किया होता है, इन कंपनियों ने जो बिजनेस है उसको क्लोज्ड कर दिया होता है, और जिसका अभी रजिस्ट्रार को नहीं पता होता है, जब तक कि रजिस्ट्रार के पास कोई ठोस सबूत नहीं आता कि जो कंपनी है वो उसने क्या है, व्यापार करना बंद कर दिया है, तब तक रजिस्ट्रार उसे बंद करार नहीं ठहरा सकता, ठीक है। लेकिन अगर जो रजिस्ट्रार है उसको पता लग जाता है, कहीं उसे ठोस सबूत मिल जाता है कि जो कंपनी है वो व्यापार नहीं कर रही है, तो जो मतलब कि आपका रजिस्ट्रार होता है वो कंपनी का जो पंजीकृत जो कार्यालय होता है, उसका रजिस्टर्ड जो ऑफिस होता है, वहाँ पर क्या करता है, उसके एड्रेस पर एक लेटर भेजता है कि जो कंपनी है वो किन कारणों से व्यापार नहीं कर रही है। यदि 1 मंथ के अंदर अगर उस कंपनी से कोई भी आंसर नहीं मिलता है, जो लेटर भेजा गया था उससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक नहीं मिलता है, कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो 1 महीने के समाप्त होने के बाद क्या होता है, 14 दिन के अंदर ही पहले पत्र का जो मतलब कि फर्स्ट लेटर भेजा था उसका रिप्लाई लेने के लिए वो क्या करता है, एक और रजिस्टर्ड लेटर भेजता है, और वो रजिस्टर्ड लेटर अगर उसका भी कोई रिप्लाई 1 मंथ तक नहीं आता है, तो जो आपका रजिस्ट्रार होता है उसको ये राइट मिल जाता है कि वो उस कंपनी को
समाप्त हुआ ठहरा सकता है, ठीक है, वो उस कंपनी का डिसोल्यूशन हुआ मान सकता है, ठीक है। तो ये आपकी डिफंक्ट कंपनी थी, निष्क्रिय कंपनी जिसे हम बोल देते हैं। अब उसके बाद आता है अनरजिस्टर्ड कंपनी, अपंजीकृत कंपनी। अपंजीकृत जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अपंजीकृत यानी कि अनरजिस्टर्ड कंपनी कौन सी होती है, जो रजिस्टर्ड नहीं है। इसका जो एसोसिएशन होता है, जो इसका संघ होता है, वो इलीगल माना जाता है, वो अवैध माना जाता है, जिस कारण से जो इसका क्या है, इनकॉर्पोरेशन नहीं किया जाता है, इसको रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, इसको अनरजिस्टर्ड कंपनी का नाम दे दिया जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट कंपनी। विनियोग कंपनी कौन सी होती है, जिसका जो बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है, वो या तो शेयर से रिलेटेड है, या सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या स्टॉक से रिलेटेड है, या जो आपके ऋण पत्र जो होते हैं, डिबेंचर्स जो होते हैं, उनसे रिलेटेड है। अगर जो कंपनी है वो बिजनेस किस में कर रही है, आपका सिक्योरिटीज में बिजनेस कर रही है, शेयर्स में बिजनेस कर रही है, स्टॉक में बिजनेस कर रही है, डिबेंचर्स में बिजनेस कर रही है, तो उसको कौन सी कंपनी माना जाता है, उसको इन्वेस्टमेंट कंपनी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंस कंपनी, जिसे हम वित्तीय कंपनी भी बोल देते हैं। अब आपकी फाइनेंस कंपनी कौन सी होती है, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ये कहता है कि जो आपकी फाइनेंस जो कंपनी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं, वो नॉन बैंकिंग होती हैं। मीन्स जिसके पास खुद के वित्त के साधन हैं, खुद ही वो वित्त का काम कर रही है, खुद ही वो फाइनेंस देने का काम कर रही है, खुद ही वो फाइनेंस लेने का काम कर रही है, तो ऐसी जो कंपनी होती है वो आपकी नॉन बैंकिंग कंपनी मानी जाती है। ये आपकी बीमा कंपनी भी हो सकती है, बीमा कंपनी जिसे हम नॉन बैंकिंग कंपनी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है फेरा कंपनी। फेरा कंपनी कौन सी होती है, वे कंपनियां होती हैं जिनका जो इंडियन जो कंपनीज होती हैं, उनके अंदर इनका जो फॉरेन इंटरेस्ट होता है वो कम से कम कितना होता है, 40% से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। सॉरी, इनका जो इंटरेस्ट होता है वो इंडियन कंपनी के अंदर 40% जो परसेंट होता है उससे कम होता है। जो फेरा कंपनी होती हैं वो कौन सी कंपनी होती हैं, जिनका जो इनकॉर्पोरेशन है वो विदेशों में होता है, लेकिन वो जो अपना जो बिजनेस करती हैं वो केवल कहाँ करती हैं, वो सिर्फ इंडिया में ही अपना बिजनेस करती हैं। वो कौन सी होती हैं, आपकी फेरा कंपनी होती हैं। उसके बाद सेवंथ पॉइंट आता है कंपनीज फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए कंपनी। मीन्स ऐसी कंपनी जिनका जो ऑब्जेक्टिव है वो लाभ कमाना नहीं होता है, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या करना होता है, सेवा करना होता है, ठीक है। किसी को सेवा प्रदान करना होता है, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इनको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो किसी भी तरह से ना पैसा कमाना होता है और ना ही लाभ कमाना होता है। ये मतलब कि जैसे धर्म से रिलेटेड लगा लीजिए, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका जो ऑब्जेक्टिव है वो केवल क्या है, सेवा करना है। उसके बाद आता है वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी यानी कि जिसका जो निर्माण है वो वो कौन करता है, एक ही पर्सन करता है, उसमें एक ही पर्सन क्या होता है, मेंबर होता है, ठीक है। बाकी उसके नीचे जो है वो सारे काम करते हैं। लेकिन ये जो कंपनी होती हैं इसमें कुछ स्पेशल राइट दिए जाते हैं और कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी इन कंपनीज को दिया जाता है जो आपकी वन पर्सन कंपनी होती है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, जिसमें हमने आपका जो टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनलिटी पढ़ा है कि नेशनलिटी के बेस पे कौन कौन से टाइप होते हैं कंपनी के। और उसके बाद हमने जो आपका अदर कंपनीज का टॉपिक हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं कंपनी के, जिनको कंपनी जो होती है
उसको अलग अलग डिवाइड किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसका वर्गीकरण किया जाता है अलग अलग बेस पे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।